हेलो एवरीबॉडी, आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट PSIR का। और ये इसमें हम पहले PYQs देखेंगे कुछ जो आए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो सबसे लेटेस्ट PYQ था इसमें वो 2025 में आया था, जिसमें बोला गया था कि नॉन अलाइनमेंट ऑफ अंडरस्कोर्स इंडियाज़ यूनिक एस्पिरेशंस टू इमर्ज एज अ साइट फॉर अल्टरनेटिव यूनिवर्सैलिटी कमेंट। तो इसमें नैम 2.0 की बात की गई है। तो नैम 1.0 और वर्सेस 2.0 हमको देखना पड़ेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और एक दो साल अगर पीछे जाएं, जैसे 2025 में एक और क्वेश्चन आया था, 2024 में आया था, उसके पहले नहीं आए थे। तो हम इन 3 क्वेश्चंस को देखेंगे। इंडिया हैज़ अ लेट चूजन टू डीबंक नॉन अलाइनमेंट टू इट्स परस्यूट ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे एलिगेशंस लगते हैं, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि इंडिया ने नैम फॉलो किया था तो इंडिया नॉन अलाइनमेंट था उस टाइम पे, और क्या इंडिया आज भी नॉन अलाइन है। और इसके लिए इंडिया जो स्कॉलर्स हैं उनका एक क्रिटिक होता है नॉन अलाइनमेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया वो इनका क्या नाम है, सी राजा मोहन का। वो कहते हैं कि नैम इज़ पासिंग थ्रू द स्टेट ऑफ कोमा। तो ये कहते हैं कि इंडिया ने बहुत लेट कर दिया अपने आप को नॉन अलाइनमेंट से ट्रूली अलाइंड कंट्री दिखाने का, कि वो मल्टी अलाइनमेंट आज की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में फॉलो कर रहा है। तो इसको भी देखेंगे। एक और क्वेश्चन आया था, डज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हैव एनी फ्यूचर इन द वेक ऑफ इंडियाज़ ग्रोइंग इन डिफरेंस टूवर्ड्स इट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा गया है कि नैम का जो है वो रेलेवेंस क्या है कोई फ्यूचर में। तो हम देखेंगे कि प्रोफेसर राशिद उल खान है, उनका ओपिनियन इसके बारे में कि आज भी कंटेम्प्रेरी टाइम में इंडिया के लिए नैम का रेलेवेंस क्यों अभी तक बना हुआ है। तो हम इसको नैम को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन में, फिर कंक्लूजन में, और बॉडी में हम सेवरल पार्ट देखेंगे। तो हम नैम का कोई भी क्वेश्चन आएगा हम ट्राई करेंगे कि हम सेम इंट्रोडक्शन दें 1 या 2, और ये कंक्लूजन के लिए भी हम 1 या 2 इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके रखेंगे अलॉन्ग विद द स्कॉलर, जिससे हमको एग्ज़ाम में बहुत टाइम ना वेस्ट करना पड़े। तो फॉर एग्जांपल पहला होगा, द टर्म नॉन अलाइनमेंट वॉज फर्स्ट कॉइन बाई जॉर्ज लिस्का। अब ये हम नाम याद कर सकते हैं, ऑल्दो अगर याद रहे तो ठीक है, वरना बहुत ही कॉमन वो नहीं है। हम डायरेक्ट डेफिनेशन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्क्राइब द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट विच डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन ईदर ऑफ द 2 पावर ब्लॉक्स। दे सॉट a level playing field in the global geopolitics that emerged in the post World War II period. For example, World War II के बाद 2 पोल्स बन गए थे, USSR और US का। तो नॉन अलाइनमेंट वॉज एन अटेम्प्ट बाय द कंट्रीज टू remain independent, to make their own decisions on their own as per their national interest, जिससे कि वो राइवलरी में पिसके न रह जाएं उनके कंटेम्प्रेरी या डोमेस्टिक इश्यूज़ इंटरनेशनल इश्यूज़ के लिए, जो कि उनके हैं भी नहीं, उसके लिए सेक्रीफाइस ना हो। तो बेसिकली ये इसके बारे में बात करता है। बहुत ही ऑल इनकम्पसिंग, ये वो बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है जो कि नैम के किसी भी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। और थोड़ा सा अगर प्रिसाइज देखेंगे, जो कि क्रिटिकली अगर हम बोलना चाह रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एक मोरल फोर्स था, जो कि नेहरू ने बोला था, द पावर ऑफ नेशंस असेंबल्ड हियर, जो कि नैम के कॉन्फ्रेंस में था 1961 में। फर्स्ट वो कॉन्फ्रेंस थी है। द पावर ऑफ नेशंस असेंबल्ड हियर इज़ नॉट मिलिट्री पावर, इट इज़ नॉट अ मिलिट्री पावर, नॉट अ इकोनॉमिक पावर, नेवर द लेस इट इज़ अ पावर। मीन्स इसको आप पावर ही मत कहिए, कॉल इट एज अ मोरल फोर्स। मोरल फोर्स, और बेसिकली ये हो गया ना कि ये जो दोनों पावर्स हैं हार्ड पावर हैं, और हम मोरल फोर्स की बात कर रहे हैं, एक सॉफ्ट पावर है। नॉन अलाइनमेंट वॉज लिटल मोर देन अ रैशनल स्ट्रैटेजी on a part of a militarily weak India to maximize its interest and bipolar distribution in the globe। तो बेसिकली ये था कि उस वक्त इंडिया की कंडीशन, या जो भी नैम की कंट्रीज़ थी, उनकी कंडीशन बहुत ही अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम जस्ट ही इंडिपेंडेंट हुए थे। हमारी इकोनॉमी, सोसाइटी सब एक तरीके से क्रम्बलिंग स्टेट में थे। उस टाइम पे अगर हम किसी भी ऐसे जियो पोलिटिकल राइवलरी में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो जो रिसोर्सेज थे, रेदर बीइंग यूज्ड टू एड्रेस डोमेस्टिक इश्यूज़, वो इंटरनेशनल मिलिट्री एंगेजमेंट्स में स्पेंड होते, जो कि हमारे लिए किसी भी नैम कंट्री के लिए सही नहीं होता।
तो हमने क्या किया था कि इट वाज अ वेरी रैशनल स्ट्रैटेजी कि हम अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन करेंगे, और ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करना इन आइसोलेशन इज़ ईजियर फॉर दोज स्टेट्स हु आर इकोनॉमिकली और मिलिटरली स्ट्रोंगर, बट फॉर वीकर स्टेट्स द ऑटोनॉमी कैन ओनली बी एक्सरसाइज इन ग्रुप्स, ओनली कैन बी एक्सरसाइज इन ग्रुप्स, क्योंकि सब ने अपने रिसोर्स की पूलिंग की, एक मोरल फोर्स बन गया। ठीक, तो कंटेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे एवोल्यूशन हम देखेंगे। बेसिकली 1955 में बांगडुंग का इंडोनेशिया में न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट का एक वो हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पे एशिया और अफ्रीका के वो स्टेट सारे पास आए, और वो कॉलोनियल रूल से बाहर आए थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पे हम वो कोलैबोरेट कर पाएँ। तो ड्राइंग ऑन द प्रिंसिपल्स अग्रीड ऑन बांगडुंग कॉन्फ्रेंस, जो कि यहाँ पे डिसाइड हुआ था, जो कि बात हुआ कि हम अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन करेंगे। नॉन अलाइनमेंट नैम वाज इस्टेब्लिश इन 1961 इन बेलग्रेड, सर्बिया, ठीक है, यूगोस्लाविया में, थ्रू द इनिशिएटिव ऑफ, जो कि बहुत सारे उसमें लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, नकुमा ऑफ घाना, और सुकर्नो इंडोनेशिया के, नासिर थे इजिप्ट के, और टीटो थे यूगोस्लाव के, जहाँ पे ये वो हो रहा था बेलग्रेड में। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। पंचशील जो हम चाइना के साथ भी फॉलो करते हैं, लेकिन चाइना ने उसको तोड़ दिया था 1962 के वॉर में। ठीक, नेहरू नैम डिड नॉट मीन आइसोलेशन और न्यूट्रलिटी, ही हेल्ड दैट नैम स्टैंड्स फॉर। तो नेहरू बोलते थे कि भले ही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, तो इसको हम न्यूट्रलिटी से, आइसोलेशन से मत कन्फ्यूज़ कीजिए। एन एक्टिव रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स, नैम का एक एक्टिव रोल है वर्ल्ड अफेयर्स में, लाइक इंडियाज़ मीडिएशन, ड्राफ्टिंग आर्मिस्टिक इन द कोरियन वॉर। तो कोरियन वॉर को रिजॉल्व करने में नैम ने एक स्टैंड लिया था। फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद ऑल कंट्रीज़, तो बेसिकली हम एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं कि हम फ्रेंडली कोलैबोरेट करेंगे, एंगेज करेंगे, रेदर देन बीइंग इन आइसोलेशन और न्यूट्रल। टेकिंग इंडिपेंडेंट पोजीशन बेस्ड अपॉन द मेरिट ऑफ ईच। मेरिट मीन्स यहाँ पे फिर से हम उसको अपने स्टैंडर्ड्स पे, अपने नेशनल इंटरेस्ट प्लस मोरल्स के हिसाब से जज करेंगे, और उनके हिसाब से हम स्टैंड लेंगे। नैम प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर द विजन ऑफ एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर। तो नैम ने एक बाईपोलर वर्ल्ड में एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर देने का ट्राई किया। तो ये एवोल्यूशन है, तो हम याद रखेंगे 1955 में बांगडुंग हुआ था, और 1961 में हुआ था बेलग्रेड यूगोस्लाव में, इसका वो बेलग्रेड का कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे ये हुआ था, जिसमें हम देखेंगे, हम याद रखेंगे नेहरू को, सुकर्नो को, टीटो को, ऐसे ऐसे लीडर्स को। तो बस एवोल्यूशन में हमें 2 ईयर्स याद रखना है, 1955 और 1961। ये बांगडुंग का है और ये बेलग्रेड का है, दोनों बीबी से हैं। तो अगर देखा जाए करंट डेवलपमेंट्स की बात, तो ऑनलाइन समिट ऑफ नैम इन द वेक ऑफ कोविड-19। अब हम देखेंगे, जो मान लीजिए कंटेम्प्रेरी की अगर बात होती है, तो हम कोविड-19 के टाइम पे जो नैम कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बारे में बात कर देंगे, और एक रिसेंट हुआ था उगांडा में 2024 में, ये भी इससे लेटेस्ट वन है। ठीक, तो हम इसमें हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें हम बस ये कोविड-19 को थोड़ा सा लिख देंगे कि वर्ड मोरल वाइज थी, तो और ये इन्होंने वो है वैक्सीन मैत्री वगैरह और साउथ साउथ कॉपरेशन की बात की थी, जिसमें हम वैक्सीन्स को शेयर करने की बात कर रहे थे, और कोविड से लड़ने की साथ में बात कर रहे थे। युगांडा 2024 में हम देखेंगे जब, तो प्रमोटेड द स्ट्रेंथ ऑफ हर जहाँ भी नैम आता है वहाँ पे हम मल्टीलैटरलिज्म यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एम कोर एम है इसका, साउथ साउथ कॉपरेशन भी कोर एम है। ठीक है, और नेशनल इंटरेस्ट प्लस ऑटोनॉमी कोर इंटरेस्ट है, ये हर एक कॉन्फ्रेंस में बात होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप उगांडा 2024 लिख रहे हैं, नैम में नैम की कॉन्फ्रेंस हुई थी 2024, तो आप ये 3 हमेशा ही लिख सकते हैं किसी भी कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ये चीज़ें डिस्कस होती ही होती हैं। ठीक, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाना चाहें, तो यहाँ पे इजराइल पैलेस्टीन की सिचुएशन के बारे में भी बात हुई थी। तो आप बोल सकते हैं अब वर्ल्ड अफेयर्स में नैम जो है न्यूट्रलिटी नहीं शो कर रहा है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिवली एंगेज कर रहा है। उस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए आप ये पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं कि उगांडा 2024 नैम समिट में इजराइल पैलेस्टीन को लेके बात हुई थी, उसके रेजोल्यूशन की बात हुई थी,
तो बस इतना ही है। और देखिए प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, ये सब, और यूएनएससी के रिफॉर्म्स में इसमें एक और आप बोल सकते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं सच एज WTO, यूएनएससी और ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जैसे IMF हो गया और वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब में इंक्लूसिवनेस की बात होती है और डेमोक्रेटाइजेशन की बात होती है कि इनको और इंक्लूसिव बनाओ, डेमोक्रेटिक बनाओ। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जहाँ हम किसी भी नैम समिट या नैम के मेन ऑब्जेक्टिव के साथ चिपका सकते हैं। ठीक, तो ये तो हुए करंट अभी जो डेवलपमेंट हुए। तो हम अब देखते हैं कि नैम क्रिटिसाइज़ क्यों होता है। नैम क्रिटिसाइज़ इसलिए होता है, लोग बोलते हैं कि रिडंडेंट हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इंडिया आइसोलेशन की पॉलिसी नहीं फॉलो करता है और इंडिया ना तो न्यूट्रल है, ऑल्दो नैम कभी से भी न्यूट्रल नहीं था, बट एलिगेशंस लगते हैं बाय द रियलिस्ट स्कॉलर्स। तो तन्वी मदन जो है वो अपनी फेटफुल ट्रायंगल करके एक बुक है, उसमें बात करती हैं कि इंडिया वॉज नेवर ट्रूली नॉन अलाइंड। इंडिया जो है नैम के टाइम भी नॉन अलाइनमेंट नहीं था। फॉर एग्जांपल इंडिया जो था यूएस का साथ दिया था, इंडिया यूएस क्लोज थे 1950s और 60s में। आपने वो PL 450, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द टाइप, वीट एक्सचेंज प्रोग्राम सुना था, जिसके फेलियर के कारण हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। तो हम उस वक्त क्लोज थे, काफ़ी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, शायद IIT, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट IIT कानपुर वॉज इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो 1960 और 70s में दोनों क्लोज थे। बट जब ये क्रश हुआ वियतनाम वॉर में, जब यूएस के स्टैंड को, पोस्चर को क्रिटिसाइज़ किया इंडिया में, तब वहाँ से डिफरेंसेस इमर्ज हुए। और 1961 वॉर के टाइम पे ये बहुत ही एविडेंट हो गया था। और उसके बाद फिर हम राइजिंग चाइना चैलेंज प्लस और यूएस का उस वक्त का बिहेवियर देख के हम प्रो USSR की तरफ शिफ्ट हो गए थे। और तन्वी मदन इसीलिए कहते हैं कि हम पहले यूएस की तरफ थे, फिर USSR की तरफ थे। तो नैम वॉज नेवर अबाउट नॉन अलाइनमेंट। तो नैम ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी थी इंडिया को। C राजा मोहन बहुत ही हैवी क्रिटिक है नैम के। फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि स्टेट ऑफ कोमा से पास हो रहा है नैम, और ये एजेंडा डिप्राइवेशन को फेस कर रहा है, कि मतलब नैम के पास इस वक्त कोई एजेंडा ही नहीं है कॉन्क्रीट सेपरेटली। वो बात करते हैं कि जो भी नैम के एजेंडाज़ हैं वो कहीं ना कहीं और ही, जैसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात हो रही है, तो इंडिया उसके लिए ऑलरेडी क्वाड कर रहा है, ब्रिक्स कर रहा है और SCO कर रहा है, और UNSC में भी वो नॉन परमानेंट मेंबर है। तो वो बोलते हैं कि नैम के पास ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है जिसके थ्रू वो कुछ भी उसका एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करे। और इन्होंने ही, अब जो यहाँ पे क्वेश्चन आया था, हम इनको बहुत ही ईजिली कर सकते हैं इस चीज़ में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस जगह ये तो हुए क्रिटिक्स ऑफ नैम, जो लोग नैम को क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि नैम को ऐसे कौन से लोग हैं जो कि प्रेज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लिबरल स्कूल्स, क्योंकि हमेशा डायलॉग कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो लिबरलिज्म स्कूल के लोग जो हैं वो मेनली नैम को क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो यहाँ से एक हिंट है, जब भी कोऑपरेशन की बात हो, डायलॉग की बात हो, तो आप ये हमेशा लिख सकते हैं कि एज़ पर लिबरल स्कूल ऑफ थॉट। और जहाँ भी बहुत ही प्रैग्मेटिक या फिर हार्ड पावर की बात हो, तो वहाँ पे रियलिस्ट स्कूल को कोट कर सकते हैं। PSIR में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्कॉलर्स को ही याद रखें। फॉर एग्जांपल अपर्णा पांडे अगर हमको नहीं भी याद है, तो हम बोल सकते हैं कि एज़ पर द लिबरल स्कूल ऑफ थॉट इंडिया, दे प्रेज NAM as it helped India to maintain relationship with the both superpowers without any coercion। ठीक, तो TV पॉल जो है वो कहते हैं कि NAM was an example of soft balancing by weaker state against superpowers through the use of normative power। normative power फिर से वही moral force की बात हो रही है, कोई hard power नहीं थी, हमारे पास एक moral force थी, moral reasoning थी, जिसके तहत हम काम करते थे। और ये बहुत ही अच्छी लाइन है, इंडिया असर्टेड इस पॉलिटिकल वाइज थ्रू NAM मोर देन इट्स इकोनॉमिक वेट। इंडिया का जो इकोनॉमिक वेट था वो बहुत ही कम था, बहुत ही हम ऐसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं थे उस वक्त, क्योंकि ब्रिटिशर्स की प्लंडरिंग के कारण। बट पॉलिटिकल वाइज जो थी वो हमने बहुत ही ज़्यादा असर्ट करी, जितना कि हमारी, कहते हैं ना कि वो अपनी औकात से ज़्यादा बड़ा मुक्का मारना, तो वही वाली बात है कि हम उस टाइम पे बहुत ही
बुरी इकोनॉमिक स्टेट में थे, तब भी हमारी पॉलिटिकल वाइज ज़्यादा अच्छी थी। वीपी दत्ता कहते हैं कि नॉन अलाइनमेंट वॉज सीन एज इंडियाज़ आइडियलिज्म वाइल इन रियलिटी इज़ व्हाट इंडियाज़ प्रैग्मेटिज्म। इनके हिसाब से जो नॉन अलाइनमेंट है, नैम है, वो कभी भी आइडियलिस्ट अप्रोच नहीं थी, वो मोस्ट प्रैग्मेटिक अप्रोच थी, जो इंडिया बेस्ट कुड हैव डन विद इट्स रिसोर्सेज वो थी। तो इंडिया वॉज वेरी प्रैग्मेटिक, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला था कि इंडिया एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है, जहाँ की वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने का सबसे अच्छा तरीका था उस गिवन कंटेक्स्ट, उस गिवन सिचुएशन में। इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट लेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ साउथ एशियन रीजन बिकमिंग अ चेस बोर्ड फॉर कोल्ड वॉर पावर्स। जो कि यूएसआर यूएस थे, ऐसा नहीं था कि वो उनकी बैटल फील्ड बन के ही रह गई। नैम का एक अलग से ही स्टैंड था और नैम उस कोल्ड वॉर राइवलरी से, स्टेट ऑफ एनार्की से बाहर आ गया था। नॉन अलाइनमेंट ओनली मेंट अ रिजेक्शन ऑफ मिलिट्री अलायंसेस, नॉट एनी अदर पॉलिटिको इकोनॉमिक और कल्चरल इंटेलेक्चुअल रिलेशंस, एज इंडिया हैड ऑल सच इंटरेक्शन विद मेजर पावर्स ऑफ बोथ ब्लॉक्स। बस हम मिलिटरली किसी के लिए नहीं इन्वॉल्व थे, ना हम सपोर्ट करते थे कोई मिलिट्री एग्रीगेशन या और ना ही हम अलाउ करते थे किसी भी टाइप का मिलिट्री एग्रीगेशन बाय द बोथ सुपर पावर्स ऑन द मेंबर स्टेट्स ऑफ नैम। तो बेसिकली और बाकी कल्चरली टाइज, इकोनॉमिक टाइज हम अप्रिशिएट करते थे, ऑल दो इकोनॉमिक टाइज बहुत ही लिमिटेड थे, एज इंडिया फॉलोड प्री एलपीजी फॉलोड a close economy model. The decision to seek US assistance when the Chinese attack happened in 1962, the efforts to obtain military equipment for both superpowers, the food aid from US PL 480 for, वहाँ पे जो मैंने 450 बोला था आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, PL 480 था food grain, and the friendship treaty with the Soviet Union are notable examples of the policy initiated translated the non-alignment constraints। तो हम बोल सकते हैं कि नैम सिर्फ मिलिट्री अलायंस नहीं, इस पॉइंट के लिए हम ये एग्जांपल डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो था प्रेज में। क्रिटिक में हम सी राजा मोहन लिखेंगे, और क्रिटिक में सी राजा मोहन लिखेंगे, तन्वी मदन लिखेंगे। तन्वी मदन की अगर हम बुक को याद रख पाएँ, फेटफुल ट्रायंगल, तो हम उसको भी कोट कर देंगे। ये बेसिकली वही था कि यूएस टू यूएसएसआर याद रखेंगे, इसमें एक वर्ड रखें एजेंडा डिप्राइवेशन लिखेंगे और कोमा याद रख लेंगे, तो इससे हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा। प्रेज में हम अपर्णा पांडे को याद रख सकते हैं, ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट द स्टेटमेंट कैन बी इंपॉर्टेंट। टीवी पॉल को हम याद रख सकते हैं, जो कि सॉफ्ट बैलेंसिंग बोलते हैं, कि वीकर स्टेट्स ने किया था अगेंस्ट द सुपर पावर्स थ्रू द यूज़ ऑफ नॉर्मेटिव पावर। तो ये टर्म काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए आप टीवी पॉल को याद रख सकते हैं। वीपी दत्ता को भी याद रख सकते हैं, ऑल्दो अगर स्कॉलर्स नहीं भी कोट कर रहे हैं, हम ये बस लिख सकते हैं एज़ पर लिबरल स्कूल ऑफ थाट, ये चीज़ें हैं, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर एक दो स्कॉलर्स याद रख लेंगे तो ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा वीपी दत्ता को याद रखिए। और ये मोस्ट प्रैग्मेटिक अप्रोच, तो नॉर्मेटिव पावर, मोस्ट प्रैग्मेटिक अप्रोच, और ये मेंटेन रिलेशनशिप विद द बोथ सुपर पावर्स। एक मिनट का पॉज लेंगे, फिर से आता हूँ। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं रीथिंकिंग ऑन नैम, कि नैम में क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, द न्यू कोल्ड वॉर वुड बी बिटवीन यूएस एंड चाइना। नेहरू आफ्टर 1962 सेड दैट देयर कुड बी नो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी विद रिगार्ड्स टू चाइना। ये रियलाइज्ड आफ्टर 1962 वॉर, कि सब के साथ हम नॉन न्यूट्रलिटी, नॉन अलाइनमेंट हम भले परस्यू कर लें, लेकिन चाइना के साथ नहीं हो सकती। और मंडला सिद्धांत अगर लगाएं कौटिल्य का, तो उसके हिसाब से हमें बता सकते हैं अर्थशास्त्र में। उसके बाद तिरुवल्लुवर कहते हैं कि विजडम इज़ टू लिव इन ट्यून विद द मोड ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड। पीएम मोदी कहते हैं देयर वॉज अ टाइम व्हेन द पीपल वर न्यूट्रल बाय क्रिएटिंग इक्वल डिस्टेंस, बट नाउ न्यूट्रलिटी इज़ डिफाइंड बाय इक्वल पार्टनरशिप। सेम हम अगर बात करें तो वो इंडियन सेकुलरिज्म का जो फीचर है, जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, वो इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करता है, या कह सकते हैं कि वो डिस्टेंस पूरा कट ऑफ होता है, एक तरीके से आइसोलेशन की पॉलिसी फॉलो करना। बट कंटेम्प्रेरी टाइम में जो नैम है वो इक्वल पार्टनरशिप, मतलब कि इक्वल अप्रोच के हिसाब से फॉलो करता है, कि सारे कंट्रीज़ को इक्वली अपने नेशनल इंटरेस्ट के लेंस से देखेगा।
तो और ये देखेंगे कि जो नैम का शिफ्ट है वो हुआ है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, जो कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करते थे, तो स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट स्टिल अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, क्योंकि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही नॉन अलाइनमेंट हो रहे हैं, अलाइनमेंट स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट हम फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इशू बेस्ड पार्टनरशिप, जो जैसा इशू वैसी पार्टनरशिप। The meeting of JAI and RIC on the sidelines of G20 highlights that India is emerging with different word powers at the same time। मतलब कि वो इंडिया जो है वो इशू बेस्ड अप्रोचेस के हिसाब से अपने हिसाब से डिफरेंट वर्ड पावर से कोलैबोरेट कर रहा है। इंडिया इज़ फॉलोइंग मल्टीपल एंगेजमेंट इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये हम कह सकते हैं नैम 2.0 के लिए। अभी हम आगे देखेंगे नैम 2.0। एज जयशंकर पुट्स इट, एक्सटर्नल मिनिस्टर पुट्स इट, multiculturalism or multilateralism, not culturalism, is undoubtedly under strain today. It is important that our movement, NAM, that represents two-thirds of world population, continues to work together and take lead in building multilateral governance structure that are capable of meeting the 21st century challenges। तो हम 2-3 चीज़ें याद रखेंगे कि इन्होंने क्या बोला है कि मल्टीकल्चरलिज्म मल्टीलैटरलिज्म आज स्ट्रेन में है, क्योंकि वर्ल्ड इज़ ट्राइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स बाईपोलर वर्ल्ड, जो कि यूएस और चाइना के बीच में हो रहा है, तो स्ट्रेन में है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द नैम इंटैक्ट, जो कि रिप्रेजेंट करता है 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को, 2/3 मैसिव नंबर, कंटिन्यूज टू वर्क टुगेदर एंड टेक लीड इन बिल्डिंग मल्टीलैटरल गवर्नेंस। अकॉर्डिंग टू जयशंकर इन इंडिया वे, उनकी जो बुक है India's 21st century India of 21st century has to distinguish between optimistic non-alignment of the past, जो कि नेहरू के टाइम पे था, from the past, and the realistic multiple engagement of the future। ठीक, in this direction India's neutrality will uphold India's national interest। ठीक, तो रेलेवेंस अगर देखें हम 21st सेंचुरी में कि क्या है नैम का, तो राशिद उल खान यहाँ पे स्कॉलर होंगे, प्रोफेसर राशिद उल खान। जहाँ भी रेलेवेंस की बात आए या नहीं भी आ रहा है तो हम रेलेवेंस ऑफ नैम 1 या 2 लाइन में एंड में लिख सकते हैं। नैम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे कि रेलेवेंस क्वेश्चन क्यों हो रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, नैम इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वाई नैम इज़ गेटिंग क्वेश्चन कि इट इज़ नॉट रेलिवेंट टुडे। तो होगा कि द वर्ड इज़ नो लॉन्गर बाईपोलर लाइक इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नैम, इट इज़ लॉपसाइडेड मल्टीपोलर। ठीक, लॉपसाइडेड मल्टीपोलर मतलब ऐसे यूएस चाइना बहुत सारी अलाइंसेस। फॉर क्रिटिक्स इंडिया हैज़ नेवर बीन नॉन अलाइन, जो कि किसने बोला था आप लोग बताइएगा अब यहाँ पे कमेंट्स में कि इंडिया हैज़ नेवर बीन नॉन अलाइंड, ऐसा कौन से स्कॉलर ने बोला था। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इट वॉज क्लोज टू यूएसएसआर एंड ग्रोइंग क्लोजनेस विद यूएसए। Unable to address the global problems and threats, NAM आज contemporary time alternate platforms like BRICS, SCO, G20 have emerged with overlapping agenda, hence NAM जो है irrelevant हो चुका। Since the end of colonialism and apartheid, it seems that NAM is suffering from agenda deprivation। Again आप कमेंट्स में बताएंगे कि ये टर्म किसने दिया था, एजेंडा डिप्राइवेशन हमने कौन से स्कॉलर को ऊपर पढ़ा था। एक और कोमा आप लिख सकते हैं, कोमा से आपको याद आएगा। रेलेवेंस देखेंगे, हाउ एवर प्रोफेसर राशिद उल खान सेज दैट नैम इज़ अ टाइमलेस ऑर्गेनाइजेशन। ही आर्ग्यूज दैट द यूनिकनेस और कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज मैंडेट अ प्लेटफॉर्म लाइक नैम विच आर नॉट बाउंड बाई रिजिड मैंडेट्स टू ब्रिंग टुगेदर द डेवलपिंग नेशंस टू रिजॉल्व देयर इशूज। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स has to be dealt with flexibility, not with certain fixed mandates. NAM remains relevant for India on following grounds। तो ये हम देखेंगे relevance of India 2.0 में हम ये चीज़ को लिख सकते हैं। NAM provides a platform of natural leadership for India in building a north-south and south-south bridge। नॉर्थ साउथ को कनेक्ट कर सकता है और साउथ साउथ में जो डिस्पैरिटी है उसको भी ब्रिज कर सकता है।
NAM is particularly important in India's quest for permanent membership in UNSC. The NAM position may be isn't decisive कि सारे members जो हैं वो agree नहीं करते हो maybe, but in the normal process of consultations, every grouping will get its own weightage. तो पहला हो गया नॉर्थ साउथ, दूसरा हो गया UNSC, इतना याद रखेंगे बस, हमको याद आ जाएगा, परमानेंट चिट की बात है. इट इज़ आर्ग्यूड दैट इंडियाज़ कंटिन्यूड involvement with NAM limits its reach of India's engagement with major powers. However, on contrary, the informal nature of NAM permits every member, not even India, okay, not only India, to operate individually. तो NAM का पूरा यही तो मोटो था कि हम स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी सारे स्टेट्स को प्रोवाइड करेंगे, हम किसी को कंस्ट्रेन नहीं करेंगे. Everybody will be allowed to take decisions and form alliances, coalitions as per their domestic needs and national interest. तो ये एलिगेशंस की जो है, ये एलिगेशन किसने लगाया था? फॉर एग्जांपल आप ऊपर एक स्कॉलर का नाम जानते हैं, सी राजा मोहन, उन्होंने कहा था कि वो इंडिया जो है वो कर्टेल करता है इंडिया की एबिलिटी को अलाइंसेस फॉर्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल यूएस की तरफ साइड लाइन हो जाने के लिए कम्प्लीटली टू काउंटर चाइना. बट ऐसा नहीं है. तो इनफॉर्मल नेचर, कोई फिक्स मैंडेट नहीं है, तो सारे के सारे स्टेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली वो ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं. द कोर वैल्यूज़ एंड आइडियाज़ ऑन विच द NAM वॉज बेस्ड सच एज एशियन सॉलिडारिटी, ये टर्म हमेशा याद रखेंगे, एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एग्जाम्पल वही सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, रिमेन रेलिवेंट इवन आफ्टर द कोल्ड वॉर हैज़ एंडेड. ठीक, तो ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंट्स इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर पुशिंग इट्स ग्लोबल एजेंडा. तो साउथ साउथ कॉपरेशन की बात हो रही है. दोज हु से NAM इज़ अ रेलिक ऑफ कोल्ड वॉर, NAM is a relic of Cold War, must also acknowledge that the new Cold War is surfacing out between United States and China. तो फिर से वही सेम कंडीशंस फॉर्म हो रही हैं, तो NAM इज़ स्टिल रेलिवेंट. ये ग्लोबल साउथ की बात हो रही है कि उसका इंटरेस्ट को अपहोल्ड करेगा NAM कोल्ड वॉर 2.0 में. एज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द वर्ल्ड टू मोस्ट important powers envelops, that is US and China, all dimensions of international society, India has every reason to try to preserve some political space in between two giants. और वो political space किसके थ्रू preserve हो सकता है? NAM के थ्रू, association में ना. India is not powerful enough to exercise its national interest and strategic autonomy independently. It requires other powers as well. For example, जो ऐसे states हैं जो same situation में हैं as of India. Though the BRICS and Quad, the focus has been great power politics rather than through the BRICS and Quad, great power politics rather than promoting the interest of the developing world. There is an acute awareness in Delhi that the rising China, which is now observer of the NAM, आप मुझे बताइए कौन से ईयर में ये ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था कमेंट्स में, हैज़ गेंड मच ग्राउंड इन द ग्लोबल साउथ. अफ्रीका में जैसे देख सकते हैं कि चाइना की प्रेजेंस ज़्यादा हो गई है विद इट्स BRI, तो द इंडिया हैज़ सम कैचिंग अप टू डू, और वो हो सकती है NAM के थ्रू. फाइनली, एज अ नेशन वॉन्ट्स टू बिकम एन इंडिपेंडेंट पोल इन द ग्लोबल अफेयर्स, इंडिया कुड डू मोर विद forums like NAM, that it can mobilize support around the issues of interest of Delhi. For example, an independent Indian voice backed by support within NAM can make big difference to the outcomes of the impending contentions at the WTO, UN और WHO, Bretton Woods institutions में. यहाँ पे हम बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे 1.0 और 2.0 में अंतर क्या है. 1.0 फोकस ऑन एंटी कोलोनलिज्म, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट्स, सॉवरेनिटी प्रिजर्व करने की बात करी, और रजिस्टिंग अलाइनमेंट विद ईदर ऑफ द टू ब्लॉक्स, दैट इज़ USSR एंड US. बट 2.0 फोकस ज़्यादा किस पे करता है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इश्यूज़ आते हैं उस पे, इकोनॉमिक जस्टिस पे, क्लाइमेट चेंज पे, टेररिज्म पे, ऐसे इशूज़ जो कि ट्रांसनेशनल है, कोई एक कंट्री उनको कंटेन नहीं कर सकती है, उन पे फोकस करता है. NAM 2.0 टॉक्स अबाउट स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी. ठीक, रिप्रेजेंट अ सेंस ऑफ डी आइडियोलाइजेशन की, डी आइडियोलाइजेशन
कॉल्स फॉर मल्टीपल अलाइनमेंट, ये मल्टीपल नरेटिव्स की बात करता है कि सब को एक ही बॉक्स में मत फिट करो, वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं फॉलो करनी है। 1.0 इज talk about staying away, 2.0 is talking about building partnership as per the national interest, 1.0 was about staying out of USSR rivalry, while 2.0 addresses the new global issues, changed international order, ये सेम ये वाले issues, ठीक। strategies may change but the underlying essence remains the same, ensure India's जो, और वो क्या है underlying essence, underlying किस क्या है वो है ensure India's strategic autonomy and provide a framework to navigate through the complexities of the great power politics, हमेशा से ही इंडिया को खुद से स्टैंड लेने के लिए एम्पावर करता है ना, फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट। आज हम बोल सकते हैं कि NAM 2.0 इज़ नथिंग बट मल्टी अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम रिफ्लेक्सिव एंटी अमेरिकनिज्म, जहाँ पे अमेरिका ने बोला था कि NAM इज़ नथिंग बट टीम बी ऑफ USSR, क्योंकि सोशलिस्ट लीडर थे सारे ना, जितने सारे लीडर्स थे, टीटो हो गए और नेहरू जी हो गए, ये सब के सब क्या थे, ये सोशलिस्ट इनका आउटलुक था। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज टीम बी ऑफ USSR बाई द US। और जयशंकर को अगर हम कोट करेंगे, कंटेन चाइना, मैनेज यूरोप, एंगेज जापान, ऑल्दो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट नहीं होगा, तो इसे हम नहीं कर सकते, इसे हम अवॉइड ही करना चाहेंगे। कंटेन चाइना ऐसे कहीं किसी भी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में नहीं लिखना चाहिए, बेसिकली द आइडिया इज़ दैट। कंक्लूजन हम बहुत ही अच्छा इसमें यूज़ करेंगे SP हंटिंगटन का। अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा रिफ्लेक्ट्स प्री कोल्ड वॉर एरा। यहाँ पे प्री कोल्ड वॉर था, यहाँ पे कोल्ड वॉर था, यहाँ पे पोस्ट कोल्ड वॉर, तो ये कहते हैं कि ये दोनों आइडेंटिकल है। इसके बाद ये चीज़ रिपीट होगी, एक और कोल्ड वॉर आने वाला है जो कि हमें दिख ही रहा है चाइना और US के बीच में। एंड हिस्ट्री हैज़ नॉट एंडेड येट, जैसा कि फुकुयामा ने कहा था एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस में। दे आर, और क्या था, एंड हिस्ट्री हैज़ नॉट एंडेड येट, कॉमा, देयर इज एंड विल बी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस which can be prevented through dialogue and cooperation and NAM provides a platform for the same, ठीक। PM मोदी ने संग्रीला डायलॉग में बोला था, when nations stand on the side of principles and not behind one power or the another, they earn the respect of the world। तो basically PM मोदी is talking about taking an independent stand in pursuance of one's ओन नेशनल इंटरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर ओन सिटीजन्स। तो ये रहा पूरा NAM का। और अगर ये आप देख सकते हैं पॉज कर करके, PDF की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और बेसिकली ये अगर हम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ही देख लें तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन यहाँ पे एड्रेस हो जाते हैं इसी से। तो इसके लिए आगे भी ऐसा है कि मैं और भी टॉपिक्स को देखूँगा, जो कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी और इसमें टॉपिक्स हैं तो उनसे हम ये कर सकते हैं। और भी क्योंकि बस बेसिकली हम जो भी नोट्स बनाए उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होना चाहिए, और बॉडी में वेरियस डायमेंशंस दैट आर बीइंग आस्क्ड, दैट हैज़ बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन UPSC एग्ज़ाम शैल बी कवर्ड इन योर बॉडी। और बॉडी में थोड़ा सा भी रेट्रोस्पेक्टिव तो हम पढ़ाई करेंगे ही, जो PYQs आया है उसके हिसाब से, लेकिन हल्का सा फॉरवर्ड लुकिंग भी हम देखेंगे कि NAM का रेलेवेंस क्या है, और इन सब चीज़ों पे हम प्रिपेयर करके रखेंगे कि कोई ऐसा क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्टली नहीं भी आया तो हम जो पढ़े हैं उसके पॉइंट्स हम उसमें यूज़ कर पाएँ। तो आज के लिए बस, अगले किसी और टॉपिक के लिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।